प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हैं और हमें निर्देशित किया गया है कि शुरुआती दौर में आप कम से कम ये बता दिया करिए कि लोग इस लिंक को शेयर कर सकें। तो फिर एक बार आपसे कहा जा रहा है कि जो आप लोग एविडेंस पढ़ रहे हैं, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक सिविल जज और एपीओ का कंपटीशन देने वाले लोगों को इसका फायदा हो। देखिए, आपका 2-3 मिनट दोहराना भी है तो मुख्य मुख्य बातें दोहरा दिया जाए। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो ड्राफ्ट है या खाका है, ये सर्वप्रथम सर हेनरी समनर मेन द्वारा 1868 में बनाया गया था, लेकिन इनके ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे में आ चुका है कि आपका सर्वप्रथम एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो स्टीफन ने नहीं तैयार करके सर हेनरी समनर मेन ने किया था। फिर 1870 ईस्वी में सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट नया तैयार किया और यही ड्राफ्ट हमारा द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में है। इसके बाद कुछ सामान्य बातें आपको बताई गई थी। सामान्य बातों में हम जो चल रहे थे, अमेंडमेंट या संशोधन। एक गलती सुधार लेना है और वह गलती आपका 1983 के संशोधन में यानी कि सेकंड संशोधन में हुई थी। आपका ये भी बता दिया जाए कि मिस्टेक या गलती होती रहती है कभी काल टीचर से भी, यहाँ तक कि मानव है, मानव से मिस्टेक होता रहता है। इसलिए कानून में भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर मिस्टेक हो जाता है तो कोई लिपकीय या गणितीय यानी कि 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ से मिस्टेक से निकालेंगे, तब बताएंगे मिस्टेक। यदि कोई लिपकीय यानी कि क्लर्कियल या मैथमेटिकल अगर मिस्टेक या गलती हो जाती है तो सीआरपीसी की धारा 362, क्वेश्चन आ भी चुका है, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत न्यायालय निर्णय सुनाने के बाद भी ये गलती सुधार सकता है। और सिविल मामला है तो सीपीसी का सेक्शन आपका 152 के तहत मैथमेटिकल और क्लर्कियल जो मिस्टेक हैं उसे सुधारा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर निर्णय देने में कोई गलती हो गई तो ऐसी दशा में क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका का सृजन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय में, अपने ही सुनाए गए निर्णय में सुधार कर सकता है, पुनः तीसरी बार निर्णय दे सकता है। तो 1983 का जो सेकंड अमेंडमेंट था उसमें मुख्य रूप से 2 सेक्शन आपका जोड़ा गया। बिहार जे में भी ये क्वेश्चन आया था 113A यानी कि आत्महत्या या सुसाइड यानी कि किसी विवाहिता द्वारा
आत्महत्या का दुष्प्रेरण एबेटमेंट। और दूसरा सेक्शन जोड़ा गया था 114A यानी कि 114A, बलात्कार के मामलों में सम्मति के अभाव की उपधारणा की जाती है। जो गलती हुई थी वह ये हुई थी इन्फोर्समेंट डेट को लेकर, प्रवर्तन तिथि को लेकर, और उसको सुधार कर लीजिए क्योंकि ये कई राज्यों में पूछा गया है। और ये जो प्रवर्तन तिथि है ये आपका है, कह सकते हैं कि 25 दिसंबर 1983 यानी कि 25 दिसंबर 1983, 1983। अब आइए आगे बढ़ा जाए। 8 संशोधन मैं बता चुका था, अब हमें 9वें संशोधन पर चलना है और 10वें पर चलना है। 9वां संशोधन देखा जाए कि एविडेंस एक्ट में जो 9th अमेंडमेंट हुआ था यानी कि 9वां संशोधन हुआ था वह 2013 में हुआ था। इस पर भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, लगातार आते हैं और अच्छे से इसको आप तैयार रखेंगे। ये संशोधन कब हुआ था? 2013 में, 2013 में हुआ था। किस कांड के बाद हुआ था? तो दिल्ली का जो निर्भया कांड था, निर्भया कांड था उसके कारण हुआ था। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? समिति पूछे तो जस्टिस जे.एस. वर्मा, जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ बना है कि इस समिति की सिफारिश पर किन किन कानूनों में संशोधन हुआ? तो दिया था सीआरपीसी में हुआ ही है, आईपीसी में हुआ, आईपीसी में भी हुआ है, और एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम में हुआ है। उपर्युक्त सभी मारकर आइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या मारना है? उपर्युक्त सभी। अब जो एविडेंस एक्ट में, आइए निर्भया कांड में आपका हुआ क्या, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताना पड़ेगा 1-2 मिनट। दिल्ली में निर्भया के साथ क्रूर से क्रूरतम कह सकते हैं या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपका क्रूएल्टी या क्रूरता बरती गई थी, अमानवीय व्यवहार। और तत्पश्चात निर्भया की मृत्यु हो गई और पूरे देश में वी वांट जस्टिस यानी कि हमें न्याय चाहिए का नारा लगने लगा। तत्पश्चात भारत की सरकार ने महिलाओं के प्रति कानून में क्या बदलाव लाया जाए इसके लिए एक कमेटी बनाई और सिंगल जज की कमेटी थी, रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.एस. वर्मा। और इन्होंने कुछ सिफारिशें दी और उस सिफारिशों के अनुसार पूरा तो मान्यता नहीं दी गई लेकिन कुछ सिफारिशों को लागू किया गया और एविडेंस एक्ट में भी आपका अमेंडमेंट किया गया। तो एविडेंस एक्ट में क्या क्या संशोधन हुआ अब हमें ये देखना है। एक धारा नई जोड़ी गई और वह थी 53A। एक जो सेक्शन 146 का जो परंतुक है, परंतु उसे प्रतिस्थापित किया गया, नए सिरे से आपका लिखा गया और 2 धाराएं प्रतिस्थापित की गई, 119 और 114A ये प्रतिस्थापित की गई, प्रतिस्थापित की गई। ये पहले याद रखना है।
यानी कि क्या क्या हुआ इस संशोधन द्वारा। तो एक सेक्शन नया जोड़ा गया 53 है क्यों जोड़, और 146 के प्रोविजो को पूरी तरह बदला गया और 2 सेक्शन फिर नए सिरे से आपका लिखे गए। अब क्या क्या चारों सेक्शनों में है एक एक लाइन देख लेना है। 119 में डम्ब विटनेस है। डम्ब विटनेस यानी कि जो साक्षी बोलने में असमर्थ हैं, तो अगर कोई गवाह बोलने में असमर्थ है तो वह इंडिकेशन द्वारा या यानी कि संकेत द्वारा या इशारों द्वारा या चिन्ह बनाकर या अन्य किसी प्रकार से अपना साक्ष्य दे सकता है। और जो ये चिन्ह बनाएगा या लिख कर देगा, मौखिक नहीं बोल रहा है, तो ये आपका दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, अर्थात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस न मानकर ये ओरल एविडेंस माना जाएगा। और पिछली बार यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे। फिर आपका 114 ए जोड़ा गया, यानी कि चूंकि 2013 ईस्वी में जो आईपीसी की धारा 376 है, उसके बाद तमाम नई धाराएं जोड़ी गई, अतः यह आवश्यक हो गया कि 114 को, जो रेप के मामले में कंसेंट का न होना बताती हैं, उपधारणा करती हैं, प्रिजम्पशन करती हैं, इस धारा को फिर से नए सिरे से लिखा गया। एक दिन मैं उदाहरण भी बताया था। प्रतिस्थापित सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो बोतल वही है, शराब नई डाल दी जाती है, अर्थात धारा वही रहती है, लेकिन धारा में जो बातें लिखी हैं वह पूरी तरह निकाल दी जाती हैं और नई बातें वहाँ क्या की जाती हैं, रख दी जाती हैं। इसी को प्रतिस्थापित सेक्शन कहते हैं। अब आइए परंतु में क्या जोड़ा गया। 146 के प्रोविजो में जो प्रतिस्थापन किया गया है, नए सिरे से लिखा गया, इसमें क्यों ये जोड़ा गया, इसका कारण हम डिटेल में थोड़ा बताते हैं। निर्भया कांड में जो एक्यूज्ड के एडवोकेट थे एपी सिंह, मुख्य रूप से एपी सिंह बार बार निर्भया के करेक्टर पर अटैक कर रहे थे और उनका कहना था कि निर्भया का पूर्व लैंगिक अनुभव रहा है, पूर्व प्री सेक्सुअल आपका कह सकते हैं कि अनुभव रहा है, और निर्भया का शारीरिक रिलेशन उस लड़के के साथ था जो बस में उसके साथ यात्रा कर रहा था। अतः निर्भया की बातों पर विश्वास न किया जाए। और अभियोजन या प्रोसिक्यूशन इस बात को बार बार ये कह सकते हैं कि काट रहा था। और एपी सिंह अंत में कहे भी कि अगर मेरी बिटिया रहती, यानी कि मेरी डॉटर रहती, तो पेट्रोल डालकर मैं इसे जिंदा जला देता। तमाम हंगामा हुआ, लेकिन आज तक कुछ बार काउंसिल कर नहीं पाया। बार काउंसिल केवल नोटिस जारी करके क्या किया, शांत बैठ गया। तो ऐसे देखिए शांत बैठ गया। ऐसी दशा में आपका संशोधन किया गया कि पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य अब क्या होगा, इरिलेवेंट होगा, विसंगत होगा, अनुचित होगा, अर्थात इसे दिया नहीं जा सकता। तो सील या करेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में आपका 146 का परंतुक बताता है और 53 ये बताता है कि जहां करेक्टर की रेलेवेंसी की बात है, सुसंगतता की बात है, पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य विसंगत होगा, यानी कि इसे पेश न्यायालय में नहीं किया जाएगा।
अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो आपका संशोधन है कब से इन्फोर्स किया गया, कब से लागू किया गया, तो अच्छे से याद रखना है ये 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 3 फरवरी 2013 से। ये भी कई बार यूपी में भी, बिहार में भी क्वेश्चन आ चुका है। आइए अब हम देखते हैं एविडेंस एक्ट में लास्ट संशोधन। एविडेंस एक्ट में जो लास्ट संशोधन यानी कि 10वां संशोधन हुआ है वो 2018 में हुआ है, यानी कि 2018 में हुआ है। अब हम 10वां संशोधन देखेंगे, और 10वां संशोधन कब हुआ है? 2018 में। पहले ये क्यों हुआ, क्या कारण था? तो इसका कारण कठुआ कांड था। कठुआ कांड था। इसके द्वारा क्या किया गया? तो 146 के परंतुक में संशोधन किया गया। जो इस बार ये जो क्वेश्चन है आपका इस बार बिहार एपीओ प्री में पूछा भी गया था। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या एमेंड किया गया, तो हम बताएंगे ही। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये संशोधन कब से इन्फोर्स हुआ, कब से लागू हुआ, ये डेट गलत न हो। देखिए आपका कठुआ कांड में होता क्या है। कठुआ कांड में एक बच्ची के साथ दुराचार किया जाता है और दुराचार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है और इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। ये भारत है और भारत में ज़्यादातर मामलों को आप देख सकते हैं कि जातिवादी रंग दिया जाता है तो कभी सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। रंग इसलिए दिया जाता है कि रंगा सियार की कहानी सुने होंगे, वो भी जान लीजिए। जब कोई सियार शेर की खाल पहन लेता है तो दुनिया की नज़रों में वह शेर दिखता है, लेकिन उसकी वास्तविकता आपका सियार की ही होती है। उसी प्रकार ये सांप्रदायिक और जातिवादी रंग इसलिए दिया जाता है कि समाज में वोट हथियाया जा सके और हम बच जाएं। इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी कांड को आजकल इसी चश्मे से देखा जा रहा है ज़्यादातर। तो ऐसी दशा में कठुआ कांड के बाद बच्चों के मामले में कानून में बदलाव आया। आईपीसी सीआरपीसी में भी संशोधन हुआ और एविडेंस के सेक्शन 146 के परंतुक में संशोधन किया गया और बच्चों से जो संबंधित मामले हैं उनको यहाँ रखा गया। एविडेंस में केवल एक ही संशोधन हुआ 146 के किस्में प्रोविजो में। अब ये संशोधन कब से इन्फोर्स हुआ? तो यह संशोधन 21/4/2018 यानी कि 21/4/2018 यानी कि 21 अप्रैल 2018 यानी कि जरूर याद रखिएगा 24/4/2018 से यह संशोधन लागू किया गया। इस प्रकार हम लोगों ने जो अब तक 10 अमेंडमेंट हुए हैं उन 10 अमेंडमेंट को यानी कि संशोधन को हमने बता दिया। अब एविडेंस एक्ट में अब कुछ ही सामान्य बातें बची हैं और जो सामान्य बातें बची हैं कुछ थोड़ा बहुत उसको हम देखते हैं। और ये जो सामान्य बात हम बता रहे हैं ये आपका इस बार यानी कि 2018
2018 में आपका यूपी एपीओ मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था। वह आया था कि जो एविडेंस लॉ है उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब सारभूत नियम क्या है, सारभूत सिद्धांत क्या है आपका, यानी कि साक्ष्य अधिनियम किन सारवान नियमों पर आधारित है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ। इसको अच्छे से तैयार रखिए। प्री में भी अब आ सकता है, मेंस में तो आ ही चुका है। तो देखिए, साक्ष्य अधिनियम मुख्यतः 3 सारभूत या सब्सटेंसिव या बेसिक कहिए नियमों पर आधारित हैं। अब 3 नियम कौन कौन से हैं उनको लिखना है पहले, और मेंस में टिप्पणी में आया था तो टिप्पणी में लिखते समय आप प्रयास करेंगे कि जो जो सेक्शन एविडेंस के इन नियमों से अटैच हैं कम से कम उन सेक्शनों को आप क्या करेंगे, ऐड। बिहार एपीओ मेंस में भी ये आ सकता है, क्योंकि यूपी एपीओ मेंस में पहली बार ये क्वेश्चन आपका बना है। तो जहां तक एविडेंस एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल हैं या सारभूत सिद्धांत हैं, तो साक्ष्य विधि 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं और तीनों को हम लिख रहे हैं। इसमें कौन कौन से आप समाहित करेंगे बेयर एक्ट को, तो देखिए, पहला सिद्धांत है कि जो साक्ष्य होना चाहिए वह फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य तक सीमित होना चाहिए। यानी कि जो एविडेंस दिया जाए वह विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू तक क्या रहे, लिमिट उसकी रहे, सीमित रहे। ये पहला सिद्धांत है। जब इस सिद्धांत को आप बेयर मेंस के लिए लिखेंगे तो आपका सबसे पहले सेक्शन 3 निकालेंगे, फिर आपका सेक्शन 5 लिखेंगे, 5 के बाद सीपीसी कोरिलेट करिए, सीपीसी का आदेश 14 का रूल 1 to 7 लिखेंगे और सीआरपीसी में चार्ज या आरोप को लिखेंगे। माने कौन कौन सेक्शन ऐड करना है। दूसरा ये है कि बेस्ट एविडेंस या सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। यानी कि कौन सा साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए, बेस्ट एविडेंस यानी कि सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। जब इसको लिखेंगे तो आपका ओरल एविडेंस लिखना पड़ेगा, मौखिक साक्ष्य यानी कि सेक्शन 60। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्री भी यानी कि सेक्शन 91 से 100 तक हल्का सा दिखाना पड़ेगा। और तीसरा आपका जो सारभूत सिद्धांत है कि जो हियर से एविडेंस है, हियर से एविडेंस का मतलब ये हुआ अनुश्रुत साक्ष्य। जो ये अनुश्रुत साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य में एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य है, अर्थात इसे जो श्रुत साक्ष्य हैं, अनुश्रुत साक्ष्य हैं,
इनडायरेक्ट एविडेंस हैं, अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, इसे साक्ष्य में एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और ये स्पष्ट रूप से किस सेक्शन में हमें मिलता है? 60 में। इतनी धाराएं मेंस में, इसीलिए आजकल टेक्निकल क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं कि क्या लड़का ये जानता है कि नहीं कि कहाँ कहाँ से को रिलेट करके आपका लिखना है। देखिए इसको आपका तीनों को अब समझा रहे हैं। एविडेंस लॉ का फर्स्ट जो या प्रथम बेसिक प्रिंसिपल यह है कि साक्ष्य को विवादक तथ्य तक यानी कि फैक्ट इन इशू तक सीमित रखा जाना चाहिए। अब फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य किसे कहा जाएगा? इसको इंटरप्रिटेशन या इसका निर्वचन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दिया गया है। तो परिभाषा हूबहू नहीं लिखना है सेक्शन 3 की, आपका सामान्य बातें ही लिखनी है। विवादक तथ्य से ऐसे तथ्य अभिप्रेत हैं या विवादक तथ्य वह तथ्य होता है, वह फैक्ट होता है जिस पर पक्षकारों में मतभेद हो, यानी कि पार्टी में डिस्प्यूट हो, एक पक्षकारों में मतभेद हो और मतभेद इतना महत्वपूर्ण हो कि उसी मतभेद के आधार पर आपका पक्षकारों का राइट यानी कि अधिकार या ड्यूटी यानी कि कर्तव्य या लाइबिलिटी यानी कि दायित्व अवश्य में उत्पन्न होता हो। यानी कि अगर वह डिसाइड हो गया तो जो पार्टी के राइट लाइबिलिटी राइट आपका है वह निर्धारित हो जाएगा, हर हाल में आपका दायित्व निर्धारित हो जाएगा या ड्यूटी या कर्तव्य निर्धारित हो जाएगा। इसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। फैक्ट अब सेक्शन 5 ये बताता है कि आपका न्यायालय में या तो फैक्ट इन इशू का एविडेंस पेश करेंगे या रेलेवेंट फैक्ट का, यानी कि जो भी न्यायालय में एविडेंस या साक्ष्य पेश किया जाएगा वह या तो विवादक तथ्य का होगा या सुसंगत तथ्य का। अर्थात सेक्शन 5 पहले सिद्धांत को अटैक करता है और ये बताता है कि विवादक तथ्य को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है, कौन सा? सेक्शन 5। या सुसंगत तथ्य को तो सुसंगत तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट कहाँ से कहाँ है? तो 6 से लेकर और 55 तक में रेलेवेंट फैक्ट दिए गए हैं, उचित तथ्य दिए गए हैं, उचित बातें दी गई हैं और इन बातों को आप एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका सारभूत सिद्धांत ये है कि न्यायालय में बेस्ट एविडेंस को पेश किया जाना चाहिए। अब बेस्ट एविडेंस कौन होता है, इस पर चर्चा की जाए। इस पर चर्चा करने के पहले एक उदाहरण हम देखते हैं। कहावत भी कही जाती है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, यानी कि जिंदा हाथी की कीमत कम होती है और मरे हुए हाथी की कीमत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार एविडेंस में भी जो ये ओरल एविडेंस है, जो ये मौखिक साक्ष्य हैं, इसे लिविंग एविडेंस कहते हैं, जीवित साक्ष्य कहते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेजी साक्ष्य हैं, इसे डेड एविडेंस कहते हैं, मृत साक्ष्य कहते हैं। तो जिस प्रकार जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का, उसी प्रकार मौखिक साक्ष्य
की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है और इसका उल्लेख 91 से लेकर 100 तक में है, जहां की दस्तावेजी साक्ष्य को बेस्ट एविडेंस माना भी गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कुछ विषयों पर दस्तावेजी साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो वह ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य को बाहर कर देता है, अपवर्जित कर देता है। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, अतः दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस माना जाता है। जहां तक अगर मौखिक साक्ष्य में आपका पूछे कि बेस्ट कौन है, तो मौखिक साक्ष्य में जो डायरेक्ट एविडेंस होता है उसे भी बेस्ट एविडेंस माना जाता है। लेकिन ओरल और डॉक्यूमेंट्री आ जाए, एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? डॉक्यूमेंट्री। क्यों? क्योंकि हमने किस सेक्शन का सहारा लिया? 91 से लेकर कहां तक का? 100 का। तीसरा जो सारभूत सिद्धांत है वह ये है कि जो हियर से एविडेंस है, यानी कि जो अनुश्रुत साक्ष्य है, वह अग्राह्य है, यानी कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, अतः उसे एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, उसे आउट रखना चाहिए, अर्थात उसे बाहर रखना चाहिए। अब हियर से एविडेंस होता क्या है और ये जो हम सिद्धांत बता रहे हैं ये किस सेक्शन में समाहित हैं और क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है कि नहीं, यहाँ से अलग से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम देखते हैं, हियर से एविडेंस पर आते हैं। जहाँ तक हियर से एविडेंस की बात है, एक कहावत कही जाए तब सही रहेगा। देखिए, आपका मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए जा रहा है और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जब वह पहुंचा तो एक हाथ का सांप निकला था, स्नैक निकला था और लोगों द्वारा उसे मार दिया गया। जब वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा जो स्वयं अपनी घटना आंखों से देखा था, तो कहा कि 2 हाथ का सांप मारा गया था स्टेशन पर। फिर वह आदमी दूसरे, फिर आपका चैन बढ़ता गया और जाते जाते जो लखनऊ था, ट्रेन से लोग उतरे तो ये बताने लगे कि सांप इतना भारी भरकम था कि मारा तो गया किसी तरह, लेकिन व्यक्तियों द्वारा उठाया नहीं जा सका, क्रेन मंगानी पड़ी उठाने के लिए। यानी कि व्यक्तियों की ये आदत होती है कि वह घटना को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो एविडेंस एक्ट का या साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 60 का जो नियम है वह ये है कि जो भी ओरल एविडेंस हो, जो भी मौखिक साक्ष्य हो, वह डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आंख से देखने वाली चीज है तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों से देखा है वह आकर एविडेंस दे। कान से सुनने वाली बात है तो जो व्यक्ति स्वयं कान से अपने सुना हो। अगर नाक से सूंघने वाली बात है तो जो व्यक्ति नाक से सूंघा हो। यदि आपका कह सकते हैं कि जीभ से स्वाद वाली बात हो तो जो व्यक्ति स्वयं स्वाद लिया हो। और त्वचा द्वारा स्पर्शनीय हो तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी त्वचा से उस चीज का स्पर्श किया है। अगर ये लोग आकर एविडेंस देते हैं तो इनके एविडेंस को प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है और ये सेक्शन 60 में उल्लिखित है, आपका 60 में। अगर इनके बताए अनुसार दूसरे व्यक्ति आकर एविडेंस देते हैं
तो उसे इनडायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है, अप्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है, श्रुत साक्ष्य कहा जाता है, अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। और जो अनुश्रुत साक्ष्य है वह जनरली सेक्शन 60 बताता है कि वह साक्ष्य में एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि वह रेलेवेंट नहीं होता है और एडमिट या स्वीकार या ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। तमाम ऐसे सेक्शन हैं जो इसके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, और जहाँ की हियर से एविडेंस को एविडेंस में स्वीकार किया गया है, और वो आपका सेक्शन 60 पढ़ाते समय हम बताएंगे। इस प्रकार आपका जो एविडेंस एक्ट के सारभूत या बेसिक प्रिंसिपल थे वह बता दिए गए, और कैसे आपका मेंस में लिखना है वह भी मैं बता दिया, कोरिलेट करके ही लिखिएगा। अब अगले नियम पर आए एविडेंस के। भाई सामान्य बातें जल्दी समाप्त हो ताकि आपका सेक्शन वाइज चला जाए, क्योंकि सामान्य बातों में दम होता है और निश्चित तौर पे 3-4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आइए देखा जाए अब साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है, ये देखा जाए। देखिए आपका ये पूछा जाता है कि जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, यह साक्ष्य माने यह आपका अपने आप में एब्सोल्यूट है कि नहीं, पूर्ण है कि नहीं। तो साक्ष्य अधिनियम क्या साक्ष्य से संबंधित सभी बातों को अपने में वेस्टेड या निहित या समाहित करती है? तो आपका जवाब रहेगा साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करता, यानी कि ये पूर्ण प्रावधान नहीं करता। तो एक बार जे में ये पूछा गया था कि अन्य कौन से लॉ हैं, कौन से अधिनियम हैं जहां की साक्ष्य से संबंधित नियम पाए जाते हैं, यानी कि किन किन एक्टों में साक्ष्य से संबंधित नियम पाए जाते हैं। तो 4 एक्ट रट कर जाइएगा। एक बार ये क्वेश्चन एमपी ने बनाया है। देखिए अब हम पहला बताते हैं सीआरपीसी। जो ये सीआरपीसी का चैप्टर 12 है, यानी कि सीआरपीसी का अध्याय 12 जो 154 से लेकर 176 तक है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 12 में आपका सेक्शन 154 से लेकर 176 तक में एविडेंस के कुछ नियम पाए जाते हैं। अगला है आपका जो दूसरा है आपका द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि इसको कहते हैं भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963। द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1903 के सेक्शन 18 और 19 में, यानी कि 18 और 19 में भी साक्ष्य से संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं। अगला हम तीसरा कानून देखते हैं। जो तीसरा कानून है वह इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, यानी कि इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, यानी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम
स्टाम्प अधिनियम 1899 के सेक्शन 35 में, किस सेक्शन में, 35 में भी एविडेंस के कुछ नियम पाए जाते हैं। फिर आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यानी कि इसको हम कहते हैं भारतीय पंजीकरण अधिनियम। पंजीकरण अधिनियम 1908 के सेक्शन 17, 49, 50, 17, 49 और 50 में भी एविडेंस के कुछ नियम पाए जाते हैं। यानी कि इन 4 कानूनों को याद रखिएगा जहां के एविडेंस के कुछ नियम आपका पाए जाते हैं। अगले मॉडल पर चला जाए कि अब ये इंटरव्यू में भी बना है क्वेश्चन, जो अगला मॉडल हम बता रहे हैं कि साक्ष्य विधि आपका कैसा ला है। आपका ये पूछा गया है कि सब्टेंसिव ला है। सब्टेंसिव ला का मतलब मौलिक विधि या सारभूत विधि की एडजेक्टिव ला है। एडजेक्टिव मतलब प्रोसीजरल ला है, यानी कि प्रक्रियात्मक विधियां। तो ये क्वेश्चन बिहार ने भी बनाया है। जब भी पूछे तो पहला लाइन ये याद रखिएगा, साक्ष्य विधि जो ये एविडेंस एक्ट है, यह एक एडजेक्टिव ला है या प्रोसीजरल ला है। लेकिन अब इंटरव्यू में यही बना था क्वेश्चन कि क्या कुछ सब्टेंसिव प्रावधान भी हैं, कुछ मौलिक प्रावधान भी हैं। तो आपका जवाब रहेगा है, और एक उदाहरण जरूर दीजिएगा स्टापेल का, यानी कि विबंध का। और जब इंटरव्यू में जैसे ही आप स्टापेल बताएंगे तो आपका कह सकते हैं स्टापेल पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। स्टापेल की परिभाषा, स्टापेल के प्रकार पूछ देगा, तमाम चीज़ें पूछना शुरू करेगा और सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए, ये तो एक अगला मॉडल हुआ। अगला मॉडल जो पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट का प्रभाव या इफेक्ट, यानी कि देखिए कानूनों का आपका 2 प्रभाव हो सकते। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक प्रास्पेक्टिव और दूसरा रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि आपका फिर एक बार देखा जाए, एक भूतलक्षी प्रभाव और दूसरा भविष्यलक्षी। आपका ये क्वेश्चन देखिए, तो जब भी आपका ये प्री में आता है, केवल जब भी आपका पूछे कि एविडेंस एक्ट कैसा प्रभाव रखता है, दे देगा प्रास्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी कि भविष्यलक्षी, दूसरा भूतलक्षी, तीसरा दे देगा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मारकर आइएगा। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, कि जब एविडेंस बनाया जाए, जब एविडेंस में कोई संशोधन किया जाए या इत्यादि, तो वह पिछले सभी मामलों में वह अमेंडमेंट लागू होगा जो न्यायालय में चल रहे हैं, यानी कि उसका इफेक्ट कहाँ से होता है, बैक डेट से। तो ऐसी दशा में आपका कोरिलेशन भी करना है, एक फंडामेंटल राइट पर कोरिलेशन करना है। क्या हमारे मूल अधिकार
भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, बैक डेट से लागू हैं, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पूर्व लागू हैं कि नहीं, उसके पूर्व से मिले हैं कि नहीं, तो मूल अधिकार 26 जनवरी 1950 से प्राप्त हैं, उसके पूर्व नहीं। निर्णय पर आ जाइए। गोलकनाथ का निर्णय जरूर याद रखिए। आईसी गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का केस याद, आईसी गोलकनाथ का केस याद रखिए। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे और इन्होंने भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। भविष्यलक्षी विनिर्णय का मतलब ये हुआ, भविष्यलक्षी विनिर्णय का मतलब ये हुआ कि याची विजयी हुआ, पिटिशनर विजयी हुआ, लेकिन ये निर्णय आगे आने वाले मामलों में लागू होगा, अर्थात पिटिशनर को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, लेकिन उसके फेवर में क्या दिया जाता है, निर्णय, और कहा जाता है कि आगे से ऐसा सरकार नहीं करेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भविष्यलक्षी विनिर्णय। ये भी बता दिया गया। चूंकि समय भी हो गया है तो अगला क्लास आपका 15 मिनट बाद चलेगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस का। धन्यवाद।